Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me, Dr. Sidharth Arora, and friends, we are continuing with our series of Battle UPSC. Now, ये Battle UPSC क्या है? ये Battle UPSC is Battle Level MCQ Series for UPSC CSE Prelims. तो friends, होता क्या है कि everyone who is preparing for UPSC Civil Services Examination, उनको लगता है कि only thing that is required is to memorize, to read lots and lots of books, बहुत सारा study material जमा कर लो, and so on, so newspapers भी पढ़ लो. But we kind of forget a very important part, that the most important thing is to crack this exam. To crack this exam, you need to practice multiple choice questions, because that is where the examiner is going to decide whether or not you are eligible to go for the mains exam and finally to the interview. तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आदमी इग्नोर ही कर बैठता है, एंड दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, एंड दैट मेन प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं तुम्हें दे रहा हूँ. So I am giving you battle level MCQ series for UPSC CSE prelims. Now why battle level? Number one कि यहाँ पर एक time constraint होगा. Okay, so you will have to run against time. वैसे ही जैसे एग्जाम में होता है. So it is an exam centric method. Second, that I will give you a fair share of previous year questions also, ताकि तुम्हें actually पता चले कि किस तरह के questions आते हैं और UPSC किस तरह के googlies फेंकता है. Also, now since we have already done about 5 such videos, तो जिन लोगों ने नहीं अटेंड किया, okay, so 5 such videos जो है, okay, this is the 6th one, so there will be fair share of original questions also. So you're most welcome to attend these sessions. अब first, second, third, fourth, fifth जो videos है वो watch कर लो. वाई? बिकॉज इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि हर क्वेश्चन को एनालाइज करना. अब तुम भी सोचते होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस सीरीज एज कंपेयर टू द टन्स एंड टन्स ऑफ PDFs जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है और इतने सारे और भी सो कॉल्ड MCQs अवेलेबल है. सो ये ट्रेनिंग सेशन है. ट्रेनिंग सेशन इन द सेंस मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें ABCD की प्रैक्टिस नहीं कराने वाला हूँ. यहाँ पर मैं तुमको देने वाला हूँ द एक्सपीरियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ टू अप्रोच अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डील करने के लिए, एड्रेस करने के लिए यू नीड सेवरल मेथोडोलॉजीज, और उस मेथोडोलॉजी को मैं तुम्हें आज इस पूरे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा व्हाइल यू आर टेकिंग दिस टेस्ट. तो दोनों चीज़ें हो जाएगी. एक, तुम्हारा एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन भी हो जाएगा. सेकेंड, यू विल नो हाउ टू approach these multiple choice question. Instead of doing ABCD, start learning this, and that is why जो मेरे प्लस स्टूडेंट्स है, जिन लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है, they become experts at dealing with these questions. So this is me, Dr. Sidharth Arora. मुझे अनअकैडमी की दुनिया में सिड लाइव कोड से जाना जाता है. ये मेरा रेफरल कोड है. जब भी तुम अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लोगे तो यूज द कोड सिड लाइव टू गेट एन इमीडिएट 10% डिस्काउंट. अब अगर तुम अनअकैडमी के ऐप पर जाओगे और मेरे प्रोफाइल पर जाओगे तो तुम्हें अलग अलग तरह के वीडियो दिखाई देंगे. सो फर्स्ट टाइप ऑफ वीडियोस विल बी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटी, जिसमें A to Z एब्सोल्यूट बेसिक लेवल से एडवांस लेवल ऑफ पॉलिटी कवर्ड है. उसी तरह से देयर इज कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नेंस, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस से लेकर ऑल द वे टिल वेलफेयर स्कीम, ऑल द वे टिल द टॉपिक्स विच आर डीलिंग विद करंट अफेयर्स. एवरीथिंग विल बी डेल्ट बाय इन दिस पार्ट. थर्ड इज कंप्लीट इंटरनेशनल रिलेशंस, अगेन बिल्कुल A to Z, ग्राउंड लेवल से लेकर स्काई लेवल तक. ओके, एवरीथिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इज कवर्ड. ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ द PSIR ऑप्शनल कोर्स. द PSIR ऑप्शनल कोर्स पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन जिन्होंने किया है या चूज किया है उनके लिए ये एब्सोल्यूट ब्लेसिंग है, बिकॉज हम इतनी डिटेल में इसको कर रहे हैं. मुझे बहुत सारे पॉल साइंस ग्रेजुएट्स जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कमेंट किया कि उन्होंने 3-4 साल में उतना नहीं सीखा जितना इस कोर्स में सीख लिया. सो उसके साथ साथ और पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, PSIR के साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड आंसर राइटिंग विल बी कंबाइंड. एक ही चीज़ आपको याद रखनी है, द कोड इज सिड लाइव, SIDLIVE. तुम टीम सिड लाइव के पार्ट बन जाओगे जैसे तुमने सिड लाइव SIDLIVE कोड यूज़ करके ये कोर्स ऑप्ट किया. टीम सिड लाइव अनअकैडमी की लार्जेस्ट एवर टीम है और सिड लाइव कोड यूज़ करते तुम्हें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. ऐसे ही अनअकैडमी के प्राइसेस आर वेरी वेरी रीजनेबल एज कम्पेयर टू द ऑफलाइन क्लासेस. उसके बाद अगर तुमने सिड लाइव कोड यूज़ किया तो इवन मोर 10% डिस्काउंट. इसमें और भी तुम्हारे पैसे बच सकते हैं
अगर तुम एक ऑप्शनल कोर्स लो, जो कि मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, 2 या 3 साल का कोर्स लो जिसमें जीएस एज वेल एज ऑप्शनल, तो एक ही रूफ के अंदर सारे के सारे हेडेक्स खत्म, और उसमें और मनी भी बचेगा. ऑल यू हैव टू रिमेंबर एज आई टोल्ड यू इज सेड लाइफ कोड, चाहे वो लास्ट माइल प्रोग्राम हो, चाहे द टेस्ट सीरीज हो, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग. तो अगर तुम सही मायनों में देखना चाहते हो कि 24 कैरेट प्रिपरेशन होता क्या है, रॉक सॉलिड प्रिपरेशन होता क्या है, तो ट्राई दीज प्लस क्लासेस. अब तुम्हें समझ में आएगा कि सपने देखते रहने से कुछ नहीं होने वाला, यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट. और वो वर्किंग कैसे होती है, कैसे एक कंक्रीट प्लान के तहत आपको ट्रेनिंग दिया जाता है टू गिव योरसेल्फ अ रियलिस्टिक चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम, दैट इज यू हैव टू यूज द कोड सेड लाइफ एंड जॉइन माई प्लस क्लासेस. तो 28 अप्रैल से पहले पहले अगर तुमने ये ले लिया तो तुम्हारे और भी एक और बोनस मिल जाएगा, दैट यू विल गेट 10,000 रुपीज वर्थ ऑफ बुक्स क्यूरेटेड बाय यूपीएससी एक्सपर्ट्स एट अनअकैडमी. और एक साल का प्लान अगर तुमने 28 अप्रैल से पहले लिया तो वो एक साल का नहीं रहेगा, वो प्रीलिम्स 2022 तक एक्सटेंड हो जाएगा. 2 साल का प्लान अगर लिया तो वो 2 साल का नहीं रहेगा, वो प्रीलिम्स 2023 तक एक्सटेंड हो जाएगा. सो मेरे ख्याल से इससे अच्छा ऑफर कुछ नहीं है, चाहे वो फ्री टेस्ट सीरीज हो, चाहे बैच कोर्सेस हो. यू ऑल हैव टू रिमेंबर सेड लाइफ कोड. अब मैंने इस बैटल लेवल एमसीक्यू सीरीज के लिए कुछ एक्सपेरिमेंटेशन किए. तो एक्सपेरिमेंटेशन ये है कि मैंने इसके लिए एक म्यूजिकल बैकग्राउंड डाला है, ट्राइंग टू फिल यू विद जोश. ओके, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, बट डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि किसी को कुछ अच्छा लगे और दूसरे को बुरा ना लगे, तो उसके लिए मुझे मंजूर है. बट इन दिस सीरीज वी आर गोइंग टू डू, जब आपको क्वेश्चन डाला जाएगा तो जितना टाइम अवेलेबल है उतना टाइम में एक बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा. अब कुछ लोगों को अच्छा लगेगा एज ए सेट, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, आइदर वेज बेयर विद इट. और अगर नहीं अच्छा लग रहा तो कोई बात नहीं, ओके, म्यूट का बटन तो है ही तुम्हारे पास, और अगर अच्छा लग रहा है तो भी अच्छा है, ताकि वॉल्यूम बढ़ा लो. Either ways, this is something different. Let us experiment with this part. So questions coming, okay, important part, time. Time is of secondary importance. क्यों? क्योंकि मैंने अपने करियर में, okay, टीचिंग करियर में मैंने शायद ही कोई एस्पिरेंट देखा है जिससे मुझे आके ये बात बोली कि सर हमारा है ना एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स में क्वेश्चंस रह गए क्योंकि टाइम नहीं था. ऐसा होता नहीं है. Because MCQs है, I don't think it ever boils down to time. It only reaches accuracy. So all you are expected to answer is accurately. तो accuracy के मार्क्स है भाई, okay, time के नहीं. So question number 51 to question number 60 in this tranche. Okay, इसी तरह से. और तुम्हें लग रहा होगा 51 कैसे हो गया, तो जो नादान परिंदे पहले वीडियोस नहीं देख पाए वो देख लिए. तो क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक 10 के पार्ट्स में हमने प्रीवियस वीडियोस कर लिए. ये 51 to 60. Let's carry on with this part. Your time starts now. Who or which of the following is the custodian of the Constitution of India? A. The President of India. B. The Prime Minister of India. C. The Lok Sabha Secretariat. D. The Supreme Court of India. The time starts now. Come on. ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था जिस साल पूछा गया था. कॉन्सेंट्रेट, जल्दबाजी मत करो, पहले वर्ड्स पकड़ो. कस्टोडियन क्या होता है? जस्ट लुक एट द वर्ड कस्टोडियन. Who or which of the following is the custodian of the Constitution of India? अगर तुम फेयरली इंटेलिजेंट भी होंगे तो भी तुम 2 के बीच में तो एलिमिनेट कर ही पाओगे. Come on. टाइम पूरा है. अब
आंसर या तो कमेंट्स में दे दो या नोटबुक्स में दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 seconds. अबाउट टाइम, ये क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू जिस साल पूछा गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस वाज आस्क्ड इन 2015, ओके, CSE, और ये उस टाइम का बड़ा ही फेमस कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। सो द आंसर यहाँ पर एक्चुअली जो डिफेंड हो रहा था, दो डिलीनेट हो रहा था, और रादर कुड हैव बॉइल्ड डाउन टू इज टू चॉइसेस। देखो, जिसने भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मार्क किया है, तो भाई तुम ना गरम गरम चाय पियो, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कोई लेना देना नहीं है विद रिगार्ड्स टू कस्टोडियन। इनफैक्ट अगर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की ओथ पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है, आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो वहाँ पर सिंपल सी पार्ट है दैट इज वर्किंग अकॉर्डेंस इन द अकॉर्डेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर इधर लोकसभा सेक्रेटेरिएट, इसको तो छोड़ ही दो, और जिसने इसको मार्क किया है तो तुम बेटा 2 कप चाय पियो, बिकॉज तुम्हारा तो बड़ा ही प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो है। अब बचा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एज आई टोल्ड यू, ये उस साल का बड़ा ही कंट्रोवर्शियल रहा था। कंट्रोवर्शियल मतलब डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था, बिकॉज मुझे भी तभी पूछा गया था, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछ लिया था, बहुत सारे सो कॉल्ड पॉलिटी एक्सपर्ट्स हैं कि सर हमें तो लगता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो जो पीयर ग्रुप में होता है, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कस्टोडियन क्यों बोला जाएगा? ओके, कस्टोडियन तो नहीं है। तो फिर सब लोगों ने ऐसा मतलब मुझे ही पता रहे कॉन्स्टिट्यूशन, बताओ जिसने ज़िंदगी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते पढ़ते काट दी, बोले कि सर जब प्रेसिडेंट ने ओथ ली, तो प्रेसिडेंट ने ओथ ली आर्टिकल 60 में, उन्होंने बोला प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने बोला भाई थोड़ा सा और भी ध्यान से देख लो भाई, बिकॉज प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड तो लिखा हुआ है, कस्टोडियन कहाँ लिखा हुआ है? एंड द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो उसकी इंटरप्रिटेशन ठीक से कर सकता है, जिसके पास जुडिशियल रिव्यू पावर्स है, जो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, और वो होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एंड फाइनली थैंकफुली थोड़े टाइम बाद जब UPSC की है तो लोगों को पता चला, ओहो बात समझा करो, इफ़ द UPSC पीपल आर आस्किंग यू सर्टन वर्ड्स, और वो वर्ड्स तुम स्ट्राइक नहीं कर रहे, तो उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करो, वो बोल क्यों रहे। सो द वर्ड दैट इज यूज्ड इज नॉट कस्टोडियन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देन यू हैव टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ इट। तो पहले तो बहुत सारे जो तुम्हारे कंपटीशन है ना, जो ये शायद ये वीडियो भी देख रहे होगे, उनको यही नहीं आइडिया होगा कि प्रेसिडेंट की ओथ क्या होती है और प्राइम मिनिस्टर की ओथ क्या होती है। तो इसलिए मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करो। सपने देखना तो सबको फ्री में आता है, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। आंसर ऑफ कोर्स इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट माइट बी रिपीटेड अगेन, especially because Supreme Court is the headliner almost every day nowadays. So who's the custodian? Custodian is the Supreme Court. Protection, preserve and defend is President, and Prime Minister of India and Lok Sabha Secretariat बड़े आराम से इग्नोर हो सकता है। Alright, question number 52 coming your way. I hope you are ready. If you are ready, so are we. Let's go to the next one. To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India is a provision made in the preamble of the Constitution, directive principles of the state policy, fundamental rights या fundamental duties। फिर से म्यूज़िक स्टार्ट हो रहा है, जिनको बिल्कुल ही म्यूज़िक से नफरत है वो म्यूट कर ले, और जिनको म्यूज़िक अच्छा लग रहा है वो लाउड कर ले, और जो ठीक ठाक है वो वॉल्यूम मध्यम करके करे। बट आइदर वेज तुम्हें जो करना है वो एक्यूरेसी से आंसर देना है। गो फॉर इट। म्यूजिक खत्म, टाइम खत्म। तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे पूछा गया है टू अपहोल्ड, प्रोटेक्ट एंड द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, बट ये नहीं लिखा हुआ, इसके साथ ऐसे कोट्स भी डाले हुए हैं। सो ये कोट्स डाले हुए हैं। Preamble of the Constitution, directive principles of state policy, fundamental rights या fundamental duties, A, B, C and D।
मतलब तुम्हें एग्जैक्ट ऐसे वर्ड्स मिल रहे हैं, कहाँ पर मिले होंगे, इसलिए कोट्स में डाला हुआ है, इतना याद भी होना चाहिए। Twenty seconds. About time. बहुत सारे लोगों ने ये गलती की, ऐसे भी किया होगा एंड आई एम श्योर कि हुआ ही होगा, बिकॉज जो लोग ठीक से सब्जेक्ट पकड़ते नहीं हैं उनको ये वर्ड दिखा दो, अरे सर कैसी बातें करो, ये हमने प्रियम्बल में देखा है, ये भी हमने प्रियम्बल में देखा है, ये भी हमने प्रियम्बल में देखा है। बेटा ये थोड़ा पूछा था कि ये 3 वर्ड्स कहाँ पे लिखे हुए, उन्होंने पूछा था एंड आई कोट, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये कहाँ दिया हुआ है, वर्ड थोड़ा पकड़ने को बोले थे। अगर प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड्स दिए हुए, बट ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ था द सिटीजन शैल अपहोल्ड प्रोटेक्ट और व्हाटएवर, ये सब नहीं दिया हुआ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में यार क्यों सिटीजन को ऐसा कोई बोलेगा, फंडामेंटल राइट्स में तो तुम्हारे राइट्स है, ऐसे भी एलिमिनेशन करोगे तो सेफ चॉइस हो जाएगी फंडामेंटल ड्यूटीज, लेकिन ऐसा थोड़ा होता है, इतना थोड़ा गेस कर पाओगे तुम, इससे अच्छा ढंग से पढ़ लेते। आर्टिकल 51 कैपिटल ए सब क्लॉज सी, ओके, यानी कि द थर्ड, ये देखो मैं आर्टिकल 51 कैपिटल ए, सॉरी मेरा ना जो पेन टैप का मार्कर है वो अनस्टेबल बिहेव कर रहा है, ऑन सी, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज में जो थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें बताया गया है दैट एवरी सिटीजन इज एक्सपेक्टेड टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो जितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनका जो ऊपर से मत पढ़ लो, हो एक फंडामेंटल ड्यूटी नाम की कोई वस्तु है, ऐसा नहीं होता, उसको ढंग से पढ़ना होता है, उसको मेमोराइज करना होता है, उसके रिलेटेड लॉ पता होना चाहिए, उसके रिलेटेड एनफोर्समेंट पता होना चाहिए और द एब्सेंस ऑफ इट, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, येस सर्टनली यू हैव टू नो, बट यू हैव टू रिमेंबर कि वहाँ पर क्या वर्ड्स दिए हुए और क्या डायरेक्शंस दिए हुए, इज इट प्रिंसिपल्स और इज इट डायरेक्शन। Directive principles of state policy, directions to the state act. It has got nothing to do with directions to the citizen, and fundamental rights as rights which are the claims of the citizens against the state. अगर तुमने ये आंसर ठीक से दे दिया है तो इसका मतलब है तुम ठीक से पढ़ रहे हो, और अगर नहीं दिया है तो थोड़ा सा ध्यान नीचे करो, नज़रें नीचे करो, एक आदमी का नाम लिखा हुआ है डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा, सिड लाइव, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। चॉइस इज योर्स। क्वेश्चन नंबर 53, the third question of the day, what is the date on which Vijay Diwas to mark the victory of India in the Indo-Pak War of 1971 observed? तो आपने सोचा होगा यार सिद्धार्थ सर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर डालो 1971 पे, अभी पता चलेगा। राइट, सो चॉइसेस आर April 24, B December 16, C July 26, D August 5. So what is the date on which Vijay Diwas to mark the victory of India in the Indo-Pak War of 1971 observed? A. April 24, B. December 16, C. July 26, या August 5. Your time starts now. Carefully, 1971 is a keyword. What is the date? विजय दिवस। यार बड़े सैड होगा अगर एज कंसर्न इंडियन सिटीजन्स तुम्हें इतना बड़ा दिन ना मालूम, तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम गूगल से सर्च कर लो, दोनों ही चीज़ होनी चाहिए। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो बोथ द थिंग्स। What is the date on which Vijay Diwas
to mark the victory of India in the Indo-Pak War of 1971 observed? Twenty more seconds. गूगल से मत पूछने लग जाना. और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, तो ये अब एज आई टोल्ड यू देयर विल बी मिक्सचर. कुछ मेरे ओरिजिनल क्वेश्चंस, कुछ प्लस क्लासेस में से क्वेश्चंस, कुछ मेरे प्रीवियस 10 सीरीज के क्वेश्चंस, all mixed up only to make sure that you have a realistic chance of cracking this exam. Time up. And the answer here is 16 December. तो बहुत बड़ा दिन था, 16 December 1971. That is at 4:30 p.m. when under the command of Lieutenant General Jagjit Singh Arora, was the General Officer Commanding in Chief of the Eastern Command, पाकिस्तान के arrogant but weak army led by Tiger Niazi, जिसे बोला जाता था जनरल ए के नियाजी, ने unconditionally surrender किया था, and we gave rise to an independent country called as Bangladesh. तो अगर तुम्हें ये नहीं मालूम है तो तुम ऐसा करो, ठंडा ठंडा आइसक्रीम खाओ एंड मेक श्योर दैट यू शुड नो सम गुड थिंग्स अबाउट द कंट्री एंड बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट. और जो मेरे प्लस स्टूडेंट्स, अगर तुमने गलत किया तो बहुत बुरा हो सकता है, एंड आई एम श्योर तुमने गलत नहीं किया हुआ. सो मेक श्योर दैट यू नो दिस. और तुम लोगों को थोड़ा बहुत ये आइडिया होना चाहिए कि मैंने 1971 को इतना स्ट्रेस क्यों किया था. बिकॉज अगर मैं सेम चीज़ जुलाई 26 भी मार्क करता तो शायद ठीक होता, अगर वो 1971 का ना हो के कारगिल विजय दिवस पे क्वेश्चन पूछा जाता. सो देयर इज अ विजय दिवस विच इज रिलेटेड टू बांग्लादेश वॉर, एंड देयर इज अ विजय दिवस विच इज रिलेटेड टू द कारगिल विक्ट्री, बिकॉज दैट वाज ऑपरेशन विजय. सो कारगिल विजय दिवस अलग होता है, और द विजय दिवस दैट इज फॉर 1971, द बांग्लादेश डे और द बांग्लादेश विक्ट्री इज डिफरेंट. Alright, so I hope you have done this well. Let's go to question number 54, the fourth question of the day, and अभी तक अपने मार्क्स देखते जाओ. आई होप तुम्हारे अभी तक फुल स्कोर है. विच ऑफ द फॉलोइंग DPSP डायरेक्ट्स द स्टेट टू इंश्योर अ सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. जिन नादान परिंदों को यही नहीं मालूम है कि DPSP क्या है, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो एग्जाम देने चले जाते हैं, उनको ये बेसिक एक्रोनिम्स नहीं मालूम होते, बट नेवर माइंड, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, डोंट वरी. So let us look at the choices A, B, C and D. A is Article 36, B is Article 37, C is Article 38, D is Article 39 कैपिटल A. तुम्हें लग ही रहा होगा किसी कठोर दिल वाले ने ये MCQs बनाए हैं, क्योंकि चॉइसेस इतने करीब करीब है कि तुम्हारे पास एलिमिनेट करने की चॉइस ही नहीं होगी. So if you know the topic, then you know the topic. If you don't know the topic, goodbye. That's the end of it, because 36, 37, 38 and 39A are very very close. The time starts now. Music ends, time ends. Which of the following DPSP directs a state to ensure a social order based on justice, social, economic and political? Focus, focus. कम से कम एक दो तो आराम से एलिमिनेट हो सकते हैं. कमान. और इसी बात से एक बात याद रखना कि DPSP इतना कम पढ़ के मत चला जाना जो बहुत सारे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है. 10 पेजेस में पूरा DPSP ख़त्म कर देना. ओके, विल बी अ वेरी वेरी एम्बैरेसमेंट. DPSP तुम्हें आना चाहिए. इट विल हेल्प यू इन गवर्नेंस ऑल्सो. केयरफुल. और जिन लोगों ने मुझसे प्लस क्लासेस में पढ़ा है, मैं ऑलमोस्ट गारंटी से बोलता हूँ कि वो कभी गलत नहीं कर सकते ये आंसर. यू हैव 20 मोर सेकेंड. Go, 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 go. About 5 more seconds. Our answer, of course, is the concept of welfare state are given under Article 38, जिसमें बहुत specifically the founding fathers of the Constitution ने बोला है, the state shall strive to become a welfare state in which justice, social, economic, political shall inform every sphere of national life. तो ये कहाँ लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है. आर्टिकल 36 में क्या लिखा हुआ है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 36 द वर्ड स्टेट शैल हैव द सेम मीनिंग एज गिवन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि या जो आर्टिकल 13 में लिखा है वो आर्टिकल 36 में लिखा है.
तो ये तो नहीं हो सकता. What is Article 37? Article 37 is very very clear about saying that the principles laid down in this part of the Constitution is not enforceable through any court, but it shall be the duty of the government to enforce these principles while making laws. Article 39 capital A Madam Indira Gandhi की contribution थी 42nd Amendment 1976 that equal opportunity should be given with regards to justice and given free legal aid. अब बचा क्या? Article 38 और वहाँ पे था welfare state. तो चाहे तुम्हें वेलफेयर स्टेट पे क्वेश्चन आ जाए, चाहे जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल पे आ जाए, क्वेश्चन तुम्हारा आंसर सेम ही है. इसलिए कभी कभी बोला जाता है डीपीएसपी सारा द कर्नल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी द रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रीएम्बल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. आइदर वेज ये पढ़ने के लिए तुम्हें पढ़ा होना चाहिए, और ना तो मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम्हारे ऊपर से जा रहा होगा. ओके, तुम्हें कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा. जिन लोगों को आ रहा होगा उनको बहुत अच्छे तरह से रिवाइज हो रहा होगा. तो अगर तुमने इस तरह से कर लिया तो you are well on the way to Missouri. Otherwise, you are well on the way to fill up the next form of UPSC. I hope you are in the first category and make sure that you do a realistic and a hard preparation for your examination. यहाँ तक हो गए हमारे 4 क्वेश्चंस. एक बार अपने अंदर मार्क्स चेक कर लो और एक बार ये भी देख लो कि इनमें से कौन से क्वेश्चंस को तुमने रिवाइज करना बनता है, कौन से क्वेश्चंस में तुम्हारा सब्सटैंशियल ग्रास्प था और कहाँ पर तुम्हारे वीक पॉइंट्स है. तो यहाँ पर सिर्फ ABCD मत खेलो, ये नर्सरी की क्लास नहीं है, राइट. सो मेक श्योर दैट यू नो कि अगर तुम्हारा राइट आया तो क्यों राइट आया, रॉन्ग आया तो क्यों रॉन्ग आया. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 55 कमिंग योर वे. तो फिफ्थ क्वेश्चन, वी आर एट द हाफ मार्क ऑफ टुडेज पार्ट. डज नॉट मीन दैट इट इज गोइंग टू बी ओवर. उसके तुरंत बाद वील गो टू द नेक्स्ट पार्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इस तरह से 20 पार्ट्स होंगे. 20 पार्ट्स के बाद जैसे हिंदी में बोला जाता है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. तुम्हें पता चल जाएगा वेयर डू यू स्टैंड एग्जैक्टली. So let's go to question number 55. Which article deals with parliamentary privileges? Well, sorry, it is not parliamentary privileges. Which article deals with privileges? इसको privileges को है तो इसको ignore किया जाए. इसको ignore किया जाए. So this is not privileges, okay? This is not parliamentary. Which article deals with privileges enjoyed by members of the state legislature? Article 105, Article 194, 102 and Article 74. Your time starts now. बताओ, मैंने इसको हटा ही दिया, पता चल तुम्हें बहाना मिल जाए. You have to know all these articles. एक आर्टिकल तुम्हें आना चाहिए. अब यहाँ से तुम्हें वो जवाब मिल जाएगा जो हमेशा मैं सब लोगों को बोलता रहता हूँ. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट को पढ़ोगे और साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल आ जाएगा तो अपने आप ही आ जाएगा. ऑलराइट, वो 10 more seconds. ऑलराइट, ये बहुत ही सिंपल सा आंसर है बिकॉज यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली इसको हटा दिया था. तो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं था, ये प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर था और वो आंसर आर्टिकल 194 था. और अगर बाय चांस ऐसे तुम में से कोई ऐसा ज़्यादा ही एक्सपर्ट होने की कोशिश कर रहा था तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होता तो आंसर क्या होता, तो उसमें से 89 माइनस कर लो, आंसर आ जाता, तो आर्टिकल 105 हो जाता. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें कुछ हद तक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स मालूम हो. कभी कभी वो डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी आके उसी का कंटेंट पूछ लेते हैं एंड इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी पर्सन टू रिमेंबर सो मच until unless you have a number associated with it. Article 102 I hope you realize is with regards to disqualification of members of parliament और इसी में भी अगर article 191 आ जाएगा तो it is the disqualification of members of state legislature. Article 74 मेरे ख्याल से पॉलिटी का जो फर्स्ट क्लास मेरी पढ़ लेता है ना उसको भी मालूम पड़ जाएगा that it is related to the Union Council of Ministers to be headed by the Prime Minister, nothing to do with members of state legislature and so on so forth. तो थोड़ा बहुत इतना ब्रॉड डिवीजन तो तुम्हें ऐसे भी मालूम होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन में
कि कितने से कौन सा आर्टिकल सिटीजनशिप है, कौन सा आर्टिकल फंडामेंटल राइट है, कहाँ से कहाँ तक DPSP है, कहाँ से फंडामेंटल ड्यूटी है, इतना भी नहीं आता तो फिर बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे तुम लोग. सो मेक श्योर दैट यू डू हैव सब्सटैंशियल प्रिपरेशन. और अब तुम्हें पता चलता जाएगा कि भाई ऐसे घर पे बैठे रहने से, गली में बोलते रहने से कि बेटा ज़रा ध्यान से रखना, अगले साल तेरा भाई IAS ऑफिसर बनने वाला है, इससे कुछ नहीं होने वाला. ओके, यू हैव टू रियली वर्क हार्ड. एंड लेट अस गो टू द पॉइंट हियर. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 56. Citizenship Act 1955 does not provide for which amongst the following. ध्यान से अपनी आंखों पे कॉन्सेंट्रेट करो. डज नॉट बोला. ऑलराइट, विच amongst the following is not provided as under Citizenship Act. NRI status, जिन नादान परिंदों को NRI का फुल फॉर्म नहीं है वो है नॉन रेजिडेंट इंडियंस. B is overseas citizen of India. C termination of citizenship. Or D is deprivation of citizenship. I wish you all the best. You have time starts now. Come on, focus. Citizenship Act है. और अगर इस साल तुम सिटीजनशिप एक्ट छोड़ के जा रहे हो तो तुम खतरों के खिलाड़ी हो, बिकॉज तुम्हें मालूम है इट इज़ अ वेरी हॉटली डिबेटेड टॉपिक. Citizenship Act 1955 does not provide for which amongst the following. म्यूजिक खत्म, टाइम खत्म. 20 seconds. तुम में से बहुत सारे लोगों को ये म्यूज़िक अच्छा नहीं लग रहा होगा. आई डोंट केयर. और तुम में से बहुत अच्छे लोगों को ये म्यूज़िक अच्छा लग रहा होगा. तो आई स्टिल डोंट केयर, बिकॉज मुझे सिर्फ इस पॉइंट पर ध्यान रखना है कि तुम्हारा आंसर आता है कि नहीं. All right, so Citizenship Act 1958 does not provide. हाँ, अब क्या मैं बताऊँ, तुम्हारा हाल ख़राब है अगर तुम्हें ये लग रहा हो कि NRI status has got anything to do with citizenship. Citizenship Act 1955 is responsible to either give you citizenship or define the terms of your citizenship, deprive of you of citizenship, renunciation of citizenship, overseas citizen of India. जब PIO था तब तक PIO persons of Indian origin का. NRI के लिए Citizenship Act 1955 क्यों लिखा जाएगा? अब तुम में से जिन लोगों को बिल्कुल ही आइडिया नहीं होगा बोलेगा सर क्यों नहीं लिखा जाएगा. बिकॉज NRI इंडियंस ही होते, दे आर नॉन रेजिडेंट इंडियंस. और वो नॉन रेजिडेंट इंडियन स्टेटस इज गिवन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप बट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम टैक्स प्रोविजंस. अगर तुम NRI होगे तो यू विल नॉट बी टैक्स फॉर द मनी दैट यू आर अर्निंग इन इंडिया. इसको बोलते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियंस. तो नॉन रेजिडेंट है लेकिन हो तो इंडियन, तो फिर सिटीजनशिप एक्ट की क्या जरूरत है. तो NRI स्टेटस अगर आपको ढूंढना तो आपको इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 खोल के देखना पड़ेगा, और वरना तुम सिटीजनशिप एक्ट 1955 के पेजेस खोलते रहोगे, NRI मिलेगा नहीं. सो दिस इज़ अ वेरी सिली थिंग, बिकॉज मोस्ट पीपल डोंट नो दिस दैट NRIs आर इंडियंस. दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद सिटीजनशिप ऑन दिस पार्ट एट ऑल. तो ये छोटा सा ट्विस्ट था, बस इस ट्विस्ट से बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो जाती है कि तुमने कभी सिटीजनशिप को खोल के देखा भी है कि नहीं. सो एक ये टॉपिक प्लीज़ ध्यान से कर लेना, because thanks to what has happened to the latest amendments of Citizenship Act of 2019 and all the debates that are associated with it, this is a hotly debated topic, and hotly debated topics UPSC आमतौर पे पूछ लेता है. नहीं भी पूछेगा तो as concerned Indian citizens you should be knowing about it. Let's go to the next part and question number 57 coming your way. Ready? All right. Consider the following statements. 1. India adopted the federal structure from Canada. 2. Federalism is not पे concentrate किया जाए, considered an essential feature of the basic structure of the constitution.
विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। पहले तो आराम से दोनों चॉइसेस पढ़ लो और फिर भाग दौड़ करना, वरना से बेसिक स्ट्रक्चर देखकर चले मत जाना कि ये इजी क्वेश्चन है या डिफिकल्ट क्वेश्चन है। चॉइस नंबर ए 1 ओनली, चॉइस नंबर बी 2 ओनली, चॉइस नंबर सी बोथ 1 and 2, या फिर none of the above. Consider the following statements and your time starts now. Music your way. Concentrate hard. India adopted the federal structure from where? 20 seconds. इसी के साथ साथ एक बात याद रखना, बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, ऑल द वे फ्रॉम द हिस्ट्री टू केशवानंद भारती टू 9th शेड्यूल टू आर कोयलो टू मिनर्वा मिल्स, नो एवरीथिंग। शंकरी प्रसाद से केस लेकर सज्जन सिंह, गोलकनाथ, यू शुड नो एवरीथिंग इन एंड आउट। बेसिक स्ट्रक्चर को भी खुद के बारे में इतना ना मालूम है जितना तुम्हें खुद मालूम होना चाहिए। आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन इन एंड आउट एंड वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक ऑल्सो, एंड द टाइम इज अप। बहुत ही सिंपल सा आंसर था और बहुत सारे लोगों को लगा होगा कैसी बात कर रहे हो। फेडरलिज्म इज नॉट कंसिडर, इससे ज़्यादा दुखदायक बात ही नहीं होगी, बिकॉज फेडरलिज्म इज अमंग्स द मोस्ट क्रूशल एलिमेंट ऑफ इंडिया। सो व्हेन आई लुक एट फेडरलिज्म और व्हेन आई लुक एट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, उसके बिना इंडिया चलेगा ही नहीं, बिकॉज एज आर्टिकल 1 सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। व्हेन डॉक्टर अंबेडकर वाज राइटिंग यूनियन ऑफ स्टेट्स, ही ऑटोमेटिकली मेंट इज द कॉन्टेक्स्ट देयर इज दैट फेडरेशन हम है नहीं, फिर भी फेडरलिज्म है। पता हो यार, इतना इमोशनल भी आदमी हो सकता है। मतलब तुम मेरे भाई नहीं हो, लेकिन हमारे बीच में भाईचारा है। जब मैं प्लस क्लासेस में ऐसे पढ़ाता हूँ ना, लोगों की आंखें बह जाती, बिकॉज ऐसा किसी ने पढ़ाया तो नहीं होता। तो ऐसा स्ट्रक्चर अमेरिका में तो है नहीं, बिल्कुल। अमेरिका में द फेडरेशन इज एज अ रिजल्ट ऑफ द अग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स विच वर कॉन्स्टिट्यूटिंग टू फॉर्म द फेडरेशन। इंडिया में क्या है? इंडिया एडॉप्टेड द फेडरल स्ट्रक्चर फ्रॉम कैनेडा। बताओ, कैनेडा वॉज द फर्स्ट वन विच वॉज डिस्क्राइब्ड as a quasi federal state. So 1861 में, 1864 में, okay, when Canada was formed, right, at that time was the entire context of quasi federal structure being arranged. So नहीं मालूम है, मुश्किल हो गया। Let us understand this part. Question number 58 coming your way. Which of the following offices has been kept outside the jurisdiction of the Lokpal? अब ये लोकपाल भी एक टॉपिक है जिसको आप ध्यान से कर लो, बट फिर भी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स हैज बीन केप्ट आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द लोकपाल? ए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, बी चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, डी नन ऑफ द अबव। टाइम स्टार्ट करें। ऑलराइट, दिमाग लगाओ और आंसर दो। Focus. आउटसाइड। और ये एक टॉपिक है, मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब पर कि कौन सा टॉपिक पहले करना चाहिए, कौन सा टॉपिक बाद में करना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मेरी बात याद रखना, लोकपाल से स्टार्ट करो, ये मेरी सजेशन है, बड़ा काम आता है। बिकॉज लोकपाल से बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट किया जा सकता है और ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं। Twenty more seconds.
ओके, बहुत ही मेजर कंट्रोवर्सी है एक्चुअली, ये डिमांड है और क्रिटिसिज्म है that the judiciary has been kept outside the jurisdiction of the लोकपाल। अब ये बड़ा बुरा बात भी है इन अ वे, बिकॉज लोकपाल, अब ये बुरी बात भी है कि अच्छी बात भी है, बिकॉज क्या आप एक एग्जीक्यूटिव बॉडी को जुडिशरी के ऊपर रख सकते हो, ये भी एक क्वेश्चन है। दूसरी बात है कि अगर आप जुडिशरी को लोकपाल के एम्बिट में नहीं रखते हो और अगर उस पर कोई करप्शन चार्जेस आते हैं तो फिर लोकपाल की पावर्स अपने आप से डाइल्यूट हो जाती है। दूसरी बात है, आपने विसल ब्लो प्रोटेक्शन एक्ट मूव नहीं किया, विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट मूव नहीं किया, तो वही लोकपाल तो काफ़ी उसके विंग्स क्लिप्ड लग रहे। तो जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ इसलिए मैं बोलता हूँ यार लोकपाल में ये एक मेजर क्रिटिसिज्म है। देयर आर अ कपल ऑफ अदर ऑल्सो, बट ये वाला इज फाइनली इंपॉर्टेंट। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैव बीन ब्रॉट अंडर and members of parliament certainly. In fact, prime minister's office is also brought, except with certain matters like the internal security, foreign affairs and atomic energy and so on and so forth. But the primarily is the issue कि judges of the Supreme Court या for that matter judiciary को लोकपाल से बाहर रखा गया। मैं फिर एक सलाह दूंगा कि लोकपाल पढ़ लो। एक इसका रीज़न ये भी है कि जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष हैज़ बीन मेड द फर्स्ट ऑफ द लोकपाल, सो ये तो आना ही चाहिए मेरे ख्याल से। तो एंटायर पूरा सिलेक्शन प्रोसेस जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई के अंदर जो स्क्रीनिंग कमेटी बनी एंड फिर पहले डिले हुआ, अन्ना हजारे रैली, उससे पहले सोन से हुआ ओम्बुड्समैन, पूरा का पूरा पढ़ लो, इट विल डू यू अ वर्ल्ड ऑफ गुड। क्वेश्चन नंबर 59 कमिंग योर वे, which amongst the following statements with regards to Quad is or are true? A. It comprises of India, Japan, USA and New Zealand. B. It is a formal strategic agreement between member states to deal with China's expansionist policy. C. Both A and B. D. None of the above. बताओ, ये भी कोई क्वेश्चन हुआ? इतना सिंपल, देखते हैं। फोकस फोकस, ध्यान से। इंटरनेशनल रिलेशंस में जब से चाइना का कॉन्सेप्ट आया, ओके, एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू चाइना मेक श्योर दैट यू नो इन एंड आउट। शायद तुम्हें पसंद हो चाइना। 20 more seconds. फोकस फोकस। अब तुम्हें पता चलेगा एक्चुअली सब्जेक्ट पकड़ते कैसे। ऑलराइट, द आंसर ऑफ कोर्स इज नन ऑफ द अबव। कैसी बात कर रहे हो सर? हाँ बेटा, इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज ये है, इट कंप्राइजेज ऑफ इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, नॉट न्यूजीलैंड। और सबसे मेजर गड़बड़ किया गया इस वर्ड में। द वर्ड वॉज फॉर्मल। इट इज नॉट अ फॉर्मल स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट। ओके, इनफैक्ट एशियाज नेटो करके बहुत सारा क्रिटिसिज्म किया गया। चाइना ने भी अपने पूरे के पूरे फॉरेन पॉलिसी के लिए या अपने सो कॉल्ड फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री से बहुत बार अपोज किया कि क्या तुम लोग क्या एशियाज नेटो बना रहे हो। तो इंडिया ने इसको कई बार क्लैरिफाई किया है, देयर इज नॉट अ फॉर्मल स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट, जबकि एक डिमांड है। ओके, देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ मेकिंग इट इनटू फॉर्मल स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट, बट आई डोंट नो whether it will ever be accepted by India or not, because there is much to lose and many other problems that should be dealt with this part. So nicely done अगर कर लिया तो, नहीं तो प्रॉब्लम है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 60। अब ध्यान से समझो कि क्या करना है। Which landmark judgment of the Supreme Court dealt with the constitutionality of the right to die?
Which landmark judgment of the Supreme Court dealt with the constitutionality of the right to die? A. Olga Tellis case, B. Aruna Shanbag case, C. Kyoto Holowan case, D. Indira Sahani case. Let us do this now. अब ये क्वेश्चन का आंसर या तो तुम्हें आता है या नहीं आता, बिकॉज आता है जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ है वो चाह के भूल नहीं सकते, और जिनको नहीं आता वो क्या गेस करोगे यार, तुम कैसे गेस करोगे, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। चलो देखते हैं। Which landmark judgment of the Supreme Court dealt with the constitutionality of the right to die? Olga Tellis case, Aruna Shanbag case, Kyoto Holowan case, Indira Sahani case. कोई भी ABCD मत खेलना. If you know it, then you should know why you know it. If you do not know it, then you should make amends and make sure that you revise and do those topics. कम ऑन। और जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा भी हुआ है, बाई चांस अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो। इससे पहले कि मैं ये आंसर शेयर करूंगा तुम्हारे साथ, मैं तुमको इसका मेथड भी बताऊंगा। ऑलराइट, सो आंसर ऑफ कोर्स इसका बहुत ही सिंपल था, वॉज अरुणा शानबाग केस। ओल्गा टेलिस केस वॉज द पेमेंट वेलर्स केस, राइट। क्योटो होलोवान केस, आई होप सबको याद है, डिफेक्शन से रिलेटेड। एंड द इंदिरा साहनी केस वॉज द वन विच वॉज रिलेटेड टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मंडल कमीशन। सो ये वाले कॉन्टेक्स्ट बड़े सिंपल है। अब इसमें एक तरीका भी है। तरीका इज नॉट ओनली इन दिस क्वेश्चन बट इन ऑल अदर मेथड्स ऑल्सो। Please utilize the method of A, B, C, D and E. Sorry, ये मेरा पेन टैब ठीक से वर्क नहीं कर रहा। Alright, but A, B, C, D and E ये क्या है? A में absurd को हटा दो, okay, जैसे अच्छा इतना टफ क्वेश्चन ही क्यों ना हो, तो इंदिरा साहनी केस है। अब यार इतना तो सबको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि मंडल केस में इंदिरा साहनी का PIL था। अगर ये नहीं होता तो फिर मेजर प्रॉब्लम है, तो पहले उसको हटा दो। फिर बेसिक जो केसेस है उनको याद करो। जैसे जब एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ते तो क्योटो होलोवान केस पढ़ते ही है, तो यू हैव टू नो दिस पार्ट। फिर देखो कन्फर्म्ड क्या है। अब तुम्हें हो सकता है बाई चांस अरुणा शानबाग केस नहीं भी मालूम हो, ओके, बट ओल्गा टेलिस केस हमने राइट टू लाइवलीहुड के साथ किया हुआ है। और then you talk to yourself, that is D, okay, debate, and then finally eliminate on the basis of A, B and C and D. अब इतना करने के लिए तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, बेसिक पॉइंट्स ऑफ द सब्जेक्ट आने चाहिए, वरना तुम जाने क्या आंसर दे दोगे। सो अगर तुमने ये आंसर दे दिया तो अरुणा शानबाग केस वॉज दैट ह्यूज लैंडमार्क जजमेंट which dealt with the constitutionality of right to die, but please remember it was far later in the common cause case where it was finally held that the living will and the permanent vegetative state was given the so-called constitutional sanction by the Supreme Court. तो अब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि ऐसे सपनों की दुनिया में रहकर नहीं होगा my friends, right? You will have to do this. अगर जिन में से तुम लोगों ने 10 out of 10 स्कोर किया है, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बिकॉज तुम सही रास्ते पे निकल पड़े। और अगर तुम्हारे कम मार्क्स आ रहे हैं तो मेरी तरफ से तुमको एक मेजर सलाह है, डोंट वेट फॉर एनी मोर टाइम, गिव योरसेल्फ अ चांस। ये करियर नहीं है माय फ्रेंड्स, ये ज़िंदगी बदल देगा तुम्हारा। सो अगर तुमने इस एक एग्ज़ाम को क्रैक किया तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, बट उसके लिए गिव योरसेल्फ अ रियलिस्टिक चांस। 10 लाख लोग अपीयर कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना तुमको जिससे कि यू विल एंश्योर दैट यू हैव अ बेटर चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम। सो यू वांट टू सी व्हाट इज द 24 कैरेट प्रिपरेशन, जॉइन मी, यूज द कोड सेड लाइव जो नीचे आ रहा है। In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind.